हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे प्लेन्स का। आज हमारा ये फर्स्ट क्लास है। इसमें सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा कि प्लेन्स किस किस फॉर्म में आप उसकी इक्वेशंस लिखते हो और प्लेन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म। जो सबसे पहली फॉर्म है इसका नाम है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन्स क्या होती है? इसमें हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पता होता है प्लेन का, एंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर पता होता है। अगर किसी प्लेन का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मालूम हो और उस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम हो ओरिजिन से, तब हम क्या लगाते हैं? नॉर्मल फॉर्म। कैसे लगती है जरा ध्यान देना। किस किस टर्म का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेंगे। ये मेरे पास एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक प्लेन है। ये एक प्लेन है, ठीक। नाउ इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, कौन सा डिस्टेंस हुआ? ओरिजिन से इस प्लेन की सरफेस पे मैं परपेंडिकुलर अगर डाल दूं तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और इस प्लेन का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपको मालूम है। ये 2 चीजें आपको पता है और आपको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। फाइनल फॉर्मूला याद तो करना ही है, कैसे बना वो भी काम आएगा, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है। नाउ जो ओरिजिन से मैंने प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला, तो एम पॉइंट पे सपोज वो परपेंडिकुलर डाला, ये प्लेन है, ये प्लेन है। ओरिजिन से इस प्लेन पे मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो जिस पॉइंट पे वो मीट कर रहा है उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एम पॉइंट। सो एम मैंने माना फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो प्लॉट किया तो जहां पे वो मीट करा उस वो पॉइंट है एम पॉइंट, ठीक। ओ एम क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मानते हो? होगा। सो जो ओ एम वेक्टर होगा वो होगा मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। मानते हो? मानते हो ना? यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट। ओ से एम का जो मैग्नीट्यूड है वो डी है। ओ से एम की जो डायरेक्शन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है? एन कैप है कि नहीं है? सो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। सो ओ एम क्या है? डी। यूनिट वेक्टर क्या है? एन कैप। तो d टाइम्स एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ एम वेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका पोजीशन वेक्टर। नाउ इक्वेशन किसी भी चीज की कैसे निकालते हैं? जैसे लाइन की निकाली थी हमने, एक जनरल पॉइंट मान लिया था लाइन पे, उसी तरह प्लेन के लिए भी हम एक जनरल पॉइंट मान लेंगे, पी पॉइंट। ओरिजिन से पी को ज्वाइन किया, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया आर। जो एम से पी वेक्टर होगा वो इस प्लेन का वेक्टर होगा। So vector in a plane that is MP vector is perpendicular to OM. Yes or no? इस प्लेन का कोई भी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। कहीं पे भी वेक्टर बनाओ इस प्लेन में, नॉर्मल के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मतलब MP डॉट OM कितना होगा? 0। 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। MP कितना है? OP माइनस OM डॉट OM कितना है? D टाइम्स एन कैप इक्वल टू 0। पुट करो, OP की वैल्यू R माइनस डी टाइम्स एन कैप डॉट डी टाइम्स एन कैप इक्वल टू 0। ओपन द ब्रैकेट्स, डी कांस्टेंट
डी मतलब आपका वैल्यू है, आर डॉट एन माइनस डी स्क्वायर एन डॉट एन इक्वल टू 0। एन डॉट एन क्या हो गया 1, सो डी आर डॉट एन इक्वल टू डी स्क्वायर, एक डी कट गया, इक्वेशन आई आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। मानते हो? समझ में आया? इसी को एक और तरीके से भी सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो? एक और मेथड कैसे दिमाग लगा सकते हो? आप बताओ, एमपी जो है वो इस प्लेन का वेक्टर है और एन कैप क्या है? प्लेन का नॉर्मल है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। जरूरी थोड़ी ना ओएम से करो, आप एन कैप से भी कर सकते हो। दो परपेंडिकुलर चीजों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। मैंने बोला ये प्लेन है, इस प्लेन का वेक्टर एमपी है, इस प्लेन का नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन कैप है। सो एमपी का एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? एमपी का ओएम के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मैंने उससे निकाला, इससे भी निकल जाएगा, एक ही बात है। देखो, ओपी डॉट ओएम डॉट एन कैप इक्वल टू 0, आर माइनस ओएम क्या है? डी टाइम्स एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू 0। सो आर डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू 0। सो ये आ गया आर डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल टू 0, विच इज आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। खत्म। इसमें किस चीज का क्या मतलब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एन कैप क्या है? एन कैप है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। डी क्या है? डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल डी, और एन कैप क्या है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। इसका बहुत बहुत महत्व है। क्या महत्व है अब उस पर देखेंगे। उससे पहले ये तो हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। अब आ जाते हैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म में, फिर इनके साथ खेलना सिखाऊंगा आपको। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? अगर मैं पोजीशन वेक्टर जनरल पॉइंट है, आर जो है दैट इज अ जनरल पॉइंट, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसको मैंने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखा। एन कैप नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। आपको याद है वेक्टर के तीनों पार्ट्स क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। यूनिट वेक्टर के तीनों पार्ट्स क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। सो ये एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ठीक है। एल एम एन क्या हो गए? एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। माइंडेड, लाइन में लाइन का पैरेलल वेक्टर पता होता था, प्लेन में प्लेन का नॉर्मल पता होता है। ये बहुत मेजर डिफरेंस है, आगे बहुत काम आएगा। आर और एन और डी तो डिस्टेंस है, जरा सब्सटीट्यूट करो। आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी में डॉट प्रोडक्ट करो, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। ये इसकी हो गई कार्टेशियन फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे? कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है। एलिमेंट क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस, और डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एलिमेंट क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल, और डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां तक समझ में आया? वीडियो पॉज करो, दोबारा रिवाइंड करो, रिपीट एक बार सारे स्टेप्स देखो, अपने हाथ से लिख के करो। 2 बार करना है कम से कम। एक चीज पता होनी चाहिए कौन सी क्या रिप्रेजेंट करती है। अगर कर लिया है तो आगे देखो। अब इसकी एक और फॉर्म होती है। क्या मतलब है? अभी क्वेश्चंस की फॉर्म में भी समझाऊंगा। एक और फॉर्म से मेरा मतलब है कई बार हमें इक्वेशन इस फॉर्म में दी होती है, आर डॉट एन इक्वल टू डी। एन इज नॉर्मल वेक्टर, वो पिछला क्या था? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो डी इज नॉट द डिस्टेंस। ये जो डी है ये डिस्टेंस तभी होगा जब एन क्या होगा? यूनिट वेक्टर। यहां पे एन क्या है? वेक्टर है, तो डी इज नॉट द डिस्टेंस। ठीक।
इसी को कार्टेशियन फॉर्म में करें तो दूसरी फॉर्म जो बनती है वो बनती है ax प्लस by प्लस cz equal to capital D, where ABC are direction ratios of normal. जनरली इसी फॉर्म में दिया होता है. कैसे? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला इक्वेशन ऑफ प्लेन is given by 2x plus 3y minus 4z equal to let's say 15. ये आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन दी है. क्या 2, 3 और 4 डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते हैं? देखो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन कौन कौन सी थी? इक्वेशन थी r डॉट एन कैप इक्वल टू डी थी. इसी को अगर मैं वो कार्टेशियन में लिखूं, ये मेरे को कार्टेशियन में दिया है lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू स्मॉल डी. ठीक है. और दूसरी दो फॉर्म्स कौन सी मैंने बताई? r डॉट एन वेक्टर इक्वल टू कैपिटल डी या फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू कैपिटल डी. मानते हो बेटा? अब प्रॉब्लम देखना, 2, 3 और -4 क्या ये डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 होता है. अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या 1 होता है? नहीं. तो यानी ये डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है. मतलब ये वाली फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल हमें कितने दे दिए? 2, 3 एंड -4. इतनी बात समझ में आ गई? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल हमें कितने दे दिए? 2, 3 एंड -4. अब इससे आप डिस्टेंस डिस्टेंस अभी डायरेक्टली नहीं कर सकते. ये जो राइट साइड है ये डिस्टेंस नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड पे डायरेक्शन रेशियोज हैं. तो डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइंस में कैसे चेंज करोगे? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे. ABC अगर drs हैं सो a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कि नहीं होते? सो हम क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. 2 स्क्वायर हुआ 4, 3 स्क्वायर हुआ 9 और 4 स्क्वायर हुआ 16. ये कितना हुआ? रूट 29. दोनों तरफ रूट 29 से डिवाइड करो. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रूट 29. तो आपके पास इक्वेशन बनी 2 बाय रूट 29 x प्लस 3 बाय रूट 29 y माइनस 4 बाय रूट 29 z इक्वल टू 15 बाय रूट 29. अब ये मेरे पास फर्स्ट वाली फॉर्म आ गई. मतलब ये जो तीन हो गए ये मेरे पास क्या हो गए? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल. कौन कौन से हुए? 2 बाय रूट 29 हुआ, 3 बाय रूट 29 हुआ, -4 बाय रूट 29 हुआ. और अब ये जो राइट साइड पे आया दिस इज स्मॉल d, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना आंसर आया? 15 बाय रूट 29. तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि इक्वेशन जनरली इसी फॉर्म में दी होती है, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना हो. क्लियर? और देखते हैं इसके एग्जांपल्स. सपोज करो मुझे बोला इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू लेट्स से 3. x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3. अब ये क्या है? ये आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म तो है बट क्या ये डायरेक्शन कोसाइंस और स्मॉल डी की फॉर्म में है? नहीं है. ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस और स्मॉल डी की फॉर्म में नहीं है. सो अगर हमें उसमें कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि देखो 1, 1 और -1 ये क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या 1 होता है? नहीं, रूट 3 होता है. तो यानी ये डायरेक्शन रेशियोज है, कोसाइंस नहीं है. सो क्या करोगे? डिवाइड करोगे दोनों साइड को किससे? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से, मतलब रूट 3 से. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रूट 3. तो ये हुआ 1 बाय रूट 3x प्लस 1 बाय रूट 3y माइनस 1 बाय रूट 3z इक्वल टू 3 बाय रूट 3. मानते हो बेटा? 3 बाय रूट 3 कितना हो गया सॉल्व करके? रूट 3 बन गया. मतलब
अब आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस कितना हो गए, 1/√3, 1/√3 माइनस 1/√3, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना आया सॉल्व करके, √3। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं, अगर हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्जन करनी हो तब कैसे दिमाग लगाएंगे, बहुत आसान होता है। देखो वेक्टर से कार्टेशियन निकालना बहुत सिंपल है, क्या, ध्यान दो, r डॉट 2i प्लस j प्लस 4k ये दिया हुआ है सपोज, इक्वल टू लेट्स से 7। ये कौन सी फॉर्म है, r डॉट कैपिटल N इक्वल टू डी या r डॉट स्मॉल n इक्वल टू डी। ध्यान से देखो, क्या ये वेक्टर है या यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। सो ये वेक्टर है, वेक्टर है तो ये क्या हो गया, r डॉट कैपिटल N इक्वल टू डी। सो नॉर्मल वेक्टर हमें दिया है 2i प्लस j प्लस 4k, और राइट साइड पे जो 7 है वो कुछ नहीं है, वो कैपिटल डी है, कैपिटल डी डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग। ठीक, सो अगर अब है इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, r को लिखोगे xi प्लस yj प्लस zk डॉट 2i प्लस j प्लस 4k इक्वल टू 7। जब भी वेक्टर को कार्टेशियन में करना है तो r को लिखो xi प्लस yj प्लस zk, और अब डॉट प्रोडक्ट कर दो, i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से, 4z सॉरी इक्वल टू 7। खत्म हो गया कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट। क्लियर, इजी लगा। अब एक जरा छोटी सी बात ध्यान देना, ये कन्वर्जन करनी बिल्कुल डायरेक्टली भी आप सोच सकते हो। क्या ये फॉर्म आपको दिख रही है, कुछ मत करो, ये आप डायरेक्टली स्टेप लिख सकते हो, इससे इससे पहुंच सकते हो। कैसे, i की जगह x लिख दो, j की जगह y लिख दो, k की जगह z लिख दो, क्योंकि देखो आप ध्यान दो xi 2j से मल्टीप्लाई हुआ है तो i तो खत्म हो गया ना, i की जगह 2 x आ गया वहां पे, तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। मतलब अगर आपके पास इक्वेशन है r डॉट i माइनस j प्लस 4k इक्वल टू 8, तो डायरेक्टली बनाओ, i की जगह x, y और k की जगह z इक्वल टू 8, खत्म हो गई कार्टेशियन में कन्वर्ट। सेम आप रिवर्स कर सकते हो, कार्टेशियन से आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज आपको इक्वेशन दी है 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 8, तो क्या करोगे, r डॉट x की जगह i, y की जगह j, z की जगह k, 2i प्लस j प्लस 3k इक्वल टू 8, खत्म हो गया। कार्टेशियन टू वेक्टर, वेक्टर टू कार्टेशियन। अब सपोज वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, यूजिंग वेक्टर इक्वेशन निकालना है। मैंने कार्टेशियन से तो निकाल दिया था, वेक्टर इक्वेशन से निकालना है। आपके पास ये फॉर्म है r डॉट n वेक्टर इक्वल टू कैपिटल D। यूनिट वेक्टर निकालना है तो दोनों तरफ आपको n के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करा वहां पे भी यही था, बट अब वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना हुआ, √14। सो r डॉट 2/√14 i कैप प्लस 1/√14 j कैप प्लस 3/√14 k कैप इक्वल टू 8/√14 लिख सकता हूं। ये अब नॉर्मल यूनिट वेक्टर कन्वर्ट हो गया और ये हमारे पास स्मॉल d हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गया ओरिजिन से और नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी आ गया। आई समझ बात, ये सारे वापस चलो वीडियो में रिपीट सारे करने हैं, एक एक चीज जो मैंने बताई उसको रिपीट करना है। एक और क्वेश्चन देख लो, उसके बाद ये काम करना, फिर उसके बाद मैं फॉर्मल क्वेश्चंस पे आऊंगा थोड़े से इसके। जैसे आपको बोला फाइंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9। ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। मतलब जरा डायग्राम पे देखो, अब यहां देखो, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा ना तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मतलब m के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अगर मैं OM वेक्टर निकाल लूं, अगर मैं OM वेक्टर निकाल लूं तो m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। OM क्या है, पोजीशन वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर अगर i प्लस जे प्लस के है तो पॉइंट क्या हो गया 1 1 1। पोजीशन वेक्टर अगर 2i प्लस जे माइनस के है तो वेक्टर क्या हो गया 2 1 माइनस 1। सो मैं अगर ये निकाल लूं d टाइम्स एन कैप तो मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, और पोजीशन वेक्टर आते ही मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकता हूं। मतलब मुझे स्मॉल d चाहिए और मुझे एन कैप चाहिए। जरा ध्यान देना अब इस क्वेश्चन पे, स्मॉल d चाहिए और एन कैप चाहिए। मेरे पास इक्वेशन थी 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन दो मेथड से कर रहा हूं। अगर सिर्फ कार्टेशियन के थ्रू करूं तो क्या होगा, अगर वेक्टर के थ्रू करूं तो क्या होगा, चॉइस आपके दोनों से हो जाएगा। पहले मैं कार्टेशियन से कर रहा हूं। क्या बताया मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे 2 1 और 2 डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है, तो पहले इन्हें डायरेक्शन रेशियोज में कन्वर्ट करोगे। 2 1 और 2 क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना हुआ 3, दोनों तरफ 3 से डिवाइड, 2/3x प्लस 1/3y प्लस 2/3z इक्वल टू 9/3, मतलब 3। मानते हो जी? मतलब आपके पास नॉर्मल यूनिट वेक्टर कितना आ गया, 2/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप। मानते हो बेटा एक्स वाई जेड के साथ जो है एलएमएन होते हैं, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, और डिस्टेंस कितना आ गया 3 आ गया। मानते हो बेटा? अभी मैंने बोला इफ m is the foot of perpendicular from origin then its position vector OM वो होता है d टाइम्स n कैप। यही शुरू किया था। d कितना है 3, n कैप कितना है 2/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप, मतलब 2i प्लस j प्लस 2k, मतलब जो m पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हुए 2 1 2। इजी लगा? यही अगर मैं क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म से करता, कोई बात नहीं, पहले आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। वेक्टर फॉर्म ये कार्टेशियन से किया मैंने, फर्क कुछ नहीं आएगा। क्यों? वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे पहले r डॉट, क्या बताया, r डॉट 2i प्लस j प्लस 2k इक्वल टू 9, यही फॉर्म हो गई। अब नॉर्मल वेक्टर है, उसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो ये बन गया r डॉट 3 से डिवाइड करूंगा 2/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप इक्वल टू 9/3। आपके पास n कैप आ गया, आपके पास d आ गया। सेम स्टेप्स इसके बाद। समझ में आया? सो आप वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हो क्वेश्चंस, कार्टेशियन से भी कर सकते हो। यहां तक क्लियर? अब आप वीडियो को पॉज करेंगे। सबसे पहले जितने मैंने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं उनको अपने हाथ से करेंगे, कॉन्सेप्ट लिखेंगे, खुद अटेम्प्ट करेंगे। और अब जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिख के खत्म करूंगा आप वीडियो पॉज करोगे, पहले वो खुद अटेम्प्ट करोगे, फिर उसके बाद वीडियो में देखोगे। प्लीज इसमें इंटरैक्टिव बहुत जरूरी है, सो दैट कि आप साथ साथ खुद करें, नहीं तो प्लेन समझ में नहीं आएगा। अभी मैं हर चीज को बहुत तसल्ली से करा रहा हूं प्लेन्स में, एक एक पार्ट को। क्यों? क्योंकि आगे जब मिक्स क्वेश्चंस आएंगे तब प्रॉब्लम आती है, शुरू में नहीं आएगी। बट अगर अभी आपने जल्दी जल्दी कर दिया, क्वेश्चंस हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। सो आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा आप वीडियो पॉज करोगे, मैं बोलूंगा पॉज करो, अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद आप उसको प्ले करके क्वेश्चन देखना कि मैंने कैसे किया, अगर आपसे नहीं होता तो। ठीक है? लेट मी डू सम क्वेश्चंस। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं। आपको बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which is at a distance of 6 units from the origin and which has j cap as the unit vector
नॉर्मल टू इट। पॉज करो वीडियो, खुद अटेम्प्ट करो, देखिए सामने अगर आप अटेम्प्ट कर चुके हैं तो। इफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज एट अ डिस्टेंस, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन मतलब स्मॉल डी आपको दे दिया 6, ठीक है। नॉर्मल यूनिट वेक्टर आपको दे दिया जे कैप दे दिया। वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन क्या होगी, आर डॉट एन कैप इक्वल टू स्मॉल डी। सो आर डॉट जे इक्वल टू 6, ये आंसर हो गया, खत्म। इसी क्वेश्चन में अगर कार्टेशियन फॉर्म भी बोली हो, बोला नहीं है, अगर बोला हो कार्टेशियन भी, तो आर को मैंने क्या बताया था आपको, डायरेक्ट कर दिया करो। आई जे के की जगह एक्स वाई जेड रिप्लेस कर दो, आई और के तो है नहीं, तो सीधा वाई इक्वल टू 6। ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। आपको क्या सर वाई इक्वल टू 6 कैसे प्लेन हो गई, ये ऐसे होगी 0x प्लस 1y प्लस 0z इक्वल टू 6। y इक्वल टू 6 इज अ प्लेन पैरेलल टू xz प्लेन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which is at a distance of 7 units from the origin and which is normal to I कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, पॉज करो वीडियो, पहले आप अटेम्प्ट करो इसको। हो गया अटेम्प्ट, आगे देखो, इसको देखते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। स्मॉल डी दे दिया 7 यूनिट्स, ठीक है जी। एंड विच इज नॉर्मल टू दिस, नॉर्मल वेक्टर दे दिया i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है। स्मॉल डी के साथ इक्वेशन होती है r डॉट एन कैप इक्वल टू स्मॉल डी, और नॉर्मल वेक्टर के साथ होती है r डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू कैपिटल डी। आपको कैपिटल डी तो गिवन ही नहीं है, कैपिटल डी तो कुछ होता ही नहीं है, आपको इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। इस फॉर्म में लाने के लिए आपको d पता है, नॉर्मल का वेक्टर मालूम है, तो उसका यूनिट वेक्टर निकालो। नॉर्मल का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हुआ 3। तो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर कितना हुआ, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये हुआ 1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 2/3 के कैप। मानते हो बेटा, मानते हो? अब फॉर्म में डाल दो, इक्वेशन हुई r डॉट 1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 2/3 के कैप इक्वल टू स्मॉल डी। समझ में आई बात? यहां तक क्लियर है बेटा? एक मिनट, ये बात क्लियर हो गई। ये आपके पास इक्वेशन हो गई। इसी को दूसरे फॉर्म में लिखना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं लिखना चाहिए। वेक्टर इक्वेशन बोलिए, कोई बात नहीं, 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। r डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप इक्वल टू 21। ऐसे जनरली कोशिश करा करो, ऐसे डिनोमिनेटर ना छोड़ना पड़े, पर गलत नहीं है। ऊपर वाली इक्वेशन की फॉर्म में भी छोड़ा तब भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है। अगर इसी की कार्टेशियन इक्वेशन बोली होती तो आंसर क्या होता, x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 21, अगर बोला होता तो। बोला नहीं हुआ क्वेश्चन में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द वेक्टर इक्वेशन of a plane is r dot 2i minus j plus 2k equal to 9. Reduce it to the normal form and hence find
the length of the perpendicular from the origin to the plane. परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन. ठीक है, आपको पॉज करिए वीडियो, अटेम्प्ट कीजिए इसको. अटेम्प्ट कर लिया तो अब देखिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस. ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन दी हुई है 2i माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 9. ठीक है जी. रिड्यूस इट इनटू नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म में r डॉट एन कैप होता है. लेफ्ट साइड पे n वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 3. अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना आया 3. दोनों साइड 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो. 2/3i माइनस 1/3j प्लस 2/3k इक्वल टू 9/3. मानते हो बेटा? ये आपके पास इक्वेशन बन गई. ये क्या हो गई? नॉर्मल फॉर्म. पहले पार्ट का आंसर आ गया. पहले पार्ट का आंसर आ गया. अब आगे क्या बोला देखते हैं. हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है? ये वाला राइट साइड वाला नॉर्मल फॉर्म में. तो परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन कितना हो गया? 3 यूनिट्स. यूनिट्स नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे. ठीक है जी, इजी लगा? ओके, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड a unit vector normal to the plane r dot 2i minus 3j plus 6k plus 14 equal to 0. ये करना है. करिए, अटेम्प्ट कीजिए. अटेम्प्ट हो गया तो सामने देखिए. अब ये ध्यान देना, ये बहुत बच्चों का गलत होगा. r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k इक्वल टू माइनस 14 लिखूंगा. अब राइट साइड का जो लेंथ होता है वो डिस्टेंस होता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता. माइनस वापस लाओगे, यहां गड़बड़ हो जाएगी आप लोगों से. माइनस कई बच्चे वापस नहीं लाए होंगे. माइनस 2i प्लस 3j माइनस 6k इक्वल टू 14. अब आप बच्चे कहते हैं सर नॉर्मल तो चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है, क्योंकि हम यहां पे नॉर्मल बना रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन. ध्यान देना, ये एक प्लेन है. नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, ये लेंथ, ये वाला वेक्टर हुआ इस तरफ. ठीक है, 3 यूनिट सपोज है तो ये वेक्टर हुआ. सपोज ये डिस्टेंस, ये आपका नॉर्मल उल्टा होता तो ये प्लेन यानी ओरिजिन के राइट साइड पे ना होके नीचे की तरफ होती, पीछे की तरफ होती. 3 यूनिट्स. ये नॉर्मल उल्टा हो गया, क्योंकि नॉर्मल जहां पे जो भी हम बात कर रहे हैं दैट इज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से परपेंडिकुलर. ठीक है, सो आगे भी इसका डिटेल आएगी. इसीलिए राइट साइड हमेशा डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. अब 2, 3 और 6 इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है. सो नॉर्मल वेक्टर आपके पास आया माइनस 2i प्लस 3j माइनस 6k. अभी तक पहले के क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड होती है. तो चाहे आप पैरेलल वेक्टर इधर लिखो चाहे पैरेलल वेक्टर इधर लिखो, फर्क नहीं पड़ता. बट प्लेन में फर्क पड़ता है. ये प्लेन है, ओरिजिन अगर इस तरफ है तो नॉर्मल वेक्टर ऐसे होगा. अगर यही प्लेन है, यही आपका 3D है, ओरिजिन ये प्लेन इस तरफ है तो नॉर्मल वेक्टर इस तरफ होगा. फर्क पड़ जाएगा दोनों में, तो यहां ध्यान रखना पड़ता है. ये नॉर्मल वेक्टर हुआ. नॉर्मल का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. ये आ गया 7. सो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर क्या हुआ? माइनस 2/7i कैप प्लस 3/7j कैप माइनस 6/7k कैप. ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर हुआ. समझ में आ गई बात? क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of the perpendicular from the plane, perpendicular from the origin to the plane r dot
6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। जल्दी जल्दी में बच्चे, आप पहले आप अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट हो गया तो अब ध्यान दो, जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करते हैं, ये रहा सर नॉर्मल, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। नहीं, अब ये देखो ये +3 है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k इक्वल टू -3, माइनस वापस खींचो, r डॉट -6i प्लस 3j प्लस 2k इक्वल टू 3। ठीक, अब नॉर्मल निकालो। अब नॉर्मल हुआ -6i प्लस 3j प्लस 2k। नॉर्मल का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, √6² प्लस 3² प्लस 4², ये आया 7। सो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर हुआ -6/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। मतलब डायरेक्शन कोसाइंस कितने हुए, -6/7, 3/7, 2/7, ये डीसीज हुए। तो ध्यान से करने ये क्वेश्चंस। क्लियर बेटा? और देखते हैं अगला। देखो आपको बोला अगर आपको कन्वर्जन करनी हो, पहले एक और देखो, पहले इस टाइप का आपको बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of a plane which is at a distance of 5 units from the origin। origin से 5 यूनिट्स दूर हो and which has -1 to 2 as डायरेक्शन रेशियोज। ये DRs है, डायरेक्शन रेशियो दी है और डिस्टेंस दी है। हमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बोलूं तो डायरेक्ट डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन कोसाइन चाहिए होता है, डायरेक्शन रेशियोज नहीं चाहिए होता। डायरेक्शन रेशियोज होता है तो राइट साइड पे कैपिटल D होता है, विच डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग। स्मॉल d है तो आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज नहीं चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। सो डायरेक्शन रेशियोज आपके पास हैं -1, 2 एंड 2। मतलब डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो गए, -1/3, 2/3, 2/3। मैंने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, √a² + b² + c² से। मतलब आपके पास क्या निकालना है, वेक्टर इक्वेशन r डॉट -1/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप इक्वल टू डिस्टेंस विच इज 5। ये आंसर हुआ। समझ में आ गया? आ जाते हैं अगले पे। मैंने आपको वो तो कराई दिया है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, वेक्टर फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म, उसके 1-2 क्वेश्चन देख लो। मैंने बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ 5x माइनस 7y प्लस 2z इक्वल टू 4। करो जरा आंसर टैली करो। क्या इक्वेशन बताई थी, r डॉट 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू 4। खत्म हो गया। इजी लगा? समझ में आया? एक और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका, फिर अगले फॉर्म पे चलेंगे। आपको बोला द कोऑर्डिनेट्स, ध्यान देना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर from the origin to a plane are 4 minus 2 minus 5. Find equation of plane. अटेम्प्ट करो, पहले कर लिया अटेम्प्ट तो सामने देखो, ये प्लेन है कोई, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक प्लेन है। मैंने जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमें प्लेन की इक्वेशन दी हुई थी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। इसमें उल्टा दिया हुआ है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और प्लेन की इक्वेशन निकालने हैं। ओरिजिन परपेंडिकुलर डाला, ये होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये मेरे को दिया हुआ है 4 - 2 - 5।
ये ओरिजिन है। तो d तो आप क्या निकाल सकते हो, o से m की लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 0 का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। तो ये आ गया रूट ऑफ 16 प्लस 4 20 प्लस 25 45 3 रूट 5 यूनिट्स। ये आ गया डिस्टेंस यूनिट्स। ठीक, क्या क्या चाहिए होता है, r चाहिए, r तो r है, स्मॉल n कैप चाहिए, d चाहिए, d आ चुका है, n कैप निकालते हैं। o से m का वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर होगा, फ्रॉम ओरिजिन नॉर्मल वेक्टर यही होता है। o से m का वेक्टर कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। हाँ कि ना। इसका यूनिट वेक्टर क्या हुआ, इसका यूनिट वेक्टर हुआ 4 बाय 3 रूट 5 आई कैप माइनस 2 बाय 3 रूट 5 जे कैप माइनस 5 बाय 3 रूट 5 के कैप। ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर हो गया। मैंने अभी तक स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया, मैं स्मॉल एन से ही करता हूं। ये एन कैप हुआ विच इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इक्वेशन क्या हुई, r dot n cap equal to small d. So r dot 4 by 3 root 5 I cap minus 2 by 3 root 5 j cap minus 5 by 3 root 5 k cap equal to small d। हुई कि नहीं। मैंने बताया डिनोमिनेटर नहीं छोड़ना, 3 रूट 5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। r डॉट 4i माइनस 2j माइनस 5k इक्वल टू 9 5 से 45, या फिर आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में करोगे तो 4x माइनस 2y माइनस 5z इक्वल टू 45। आपको कार्टेशियन बोली थी, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था, फाइंड द इक्वेशन बोला था, तो कुछ नहीं बोला तो आप मर्जी आपकी, वेक्टर कार्टेशियन दोनों निकाल सकते हो या सिर्फ एक भी। अगर कुछ ना बोला हो तो बाय डिफॉल्ट कार्टेशियन निकाला करो। समझ में आ गई यहां तक सबको, इजी लगा। सो ये तो थी आपकी पहली फॉर्म और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म। आ जाते हैं सेकंड फॉर्म पे। दूसरी फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन की क्या है, इसको पढ़ने से पहले एक बार बेटर रहेगा वीडियो पॉज करो, सारा रिवाइज करो, फिर सेकंड फॉर्म पे आना। रिवाइज कर लिया है तो सेकंड फॉर्म देखो। इक्वेशन ऑफ प्लेन इफ one point on the plane and normal to the plane is given। ये एक प्लेन है, इस पे एक पॉइंट मालूम है ए। पॉइंट मालूम होने का मतलब इसका पोजीशन वेक्टर मालूम है। अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है प्लेन का, और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मालूम है। ये दो चीज पता है, मैं क्या करूंगा, जनरल पॉइंट P मान लूंगा। A से P का जो वेक्टर होगा वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, हाँ कि ना। A प्लेन का पॉइंट है, P प्लेन का पॉइंट है, तो AP जो होगा वो प्लेन का वेक्टर होगा कि नहीं। तो A से P का जो वेक्टर है, A से P जो वेक्टर है वो प्लेन का वेक्टर है और नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। प्लेन का वेक्टर और उसका परपेंडिकुलर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। AP क्या हो गया, OP माइनस OA डॉट नॉर्मल इक्वल टू 0। मानते हो बेटा। AP कितना है, R माइनस A डॉट नॉर्मल इक्वल टू 0। ये आपके पास इसकी आ गई वेक्टर इक्वेशन, r माइनस ए डॉट नॉर्मल इक्वल टू 0। इसकी कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ज्यादातर वेक्टर इक्वेशन इसकी यूज नहीं होती, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन ज्यादा यूज करेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन इसकी कैसे निकलेगी अब उस पर देखते हैं। r कोई भी जनरल पॉइंट है, उसको xi प्लस yj प्लस zk लिखा।
ए नोन पॉइंट है, मान लिया इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, सो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। नॉर्मल n है ai प्लस bj प्लस ck, abc क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। एक बात और, ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे तब भी चलेगा क्योंकि इक्वल टू 0 है, दोनों तरफ मॉड ऑफ n से डिवाइड भी करूंगा फर्क नहीं पड़ता। अभी दिखाता हूं, पुट करो r माइनस ए डॉट नॉर्मल इक्वल टू 0, ये फॉर्म है। पुट करो r माइनस ए कितना हो गया, x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप z माइनस z1 k कैप डॉट ai प्लस bj प्लस ck इक्वल टू 0। यस और नो, i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से, इक्वेशन बनी a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। जैसे ही आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको पता लग जाए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी प्लेन का एक पॉइंट ये है, उसकी इक्वेशन निकालो, 99.99% केसेस में यही फॉर्म लगेगी। आपको x1 y1 z1 गिवन होगा तो जैसे ही आपको दिखेगा आपको ये इक्वेशन निकालनी है। अभी क्वेश्चंस की फॉर्म में करूंगा। तो मैंने दो इसकी फॉर्म क्या बताई, एक बताई r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। a क्या है, जो पॉइंट आपको मालूम है उसका पोजिशन वेक्टर। n वेक्टर क्या है, नॉर्मल, यूनिट वेक्टर नहीं, नॉर्मल वेक्टर। इसी तरह से अगर कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो ABC क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। डायरेक्शन कोसाइंस भी हो सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ मॉड से डिवाइड कर दो, फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट है, x y z की फॉर्म में आप इक्वेशन निकालते हो। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। ये थी इसकी दूसरी फॉर्म। इसका क्वेश्चन कुछ देखते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं, पहले एक आध और फॉर्म कर लेते हैं। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन वाली है। जैसे आपको सपोज बोला, देख ही लो, चलो मैंने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through 2 1 3 whose normal vector, इतना सिंपल आता नहीं, is 2i minus j plus 2k. Also find perpendicular distance of this plane from origin. इतना इजी क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत कम होती है, बट कोई बात नहीं। देखो, आपको पॉइंट पता है, आपको वेक्टर पता है, नॉर्मल। इक्वेशन मतलब आपको ए पॉइंट पता है 2 1 3, आपको नॉर्मल वेक्टर मालूम है 2i माइनस जे प्लस 2k। इक्वेशन मैंने क्या बताई, ये नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ABC, डायरेक्शन रेशियोज हैं ये। A x माइनस x1 प्लस B y माइनस y1 प्लस C z माइनस z1 इक्वल टू 0, यही फॉर्म बताई मैंने। ABC क्या है, ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल विच इज 2 माइनस 1 एंड 2। ABC हो गए, और x1 y1 z1 क्या है, 2 1 एंड 3। इक्वेशन A x माइनस x1 प्लस B y माइनस y1 प्लस C z माइनस z1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको, या यहां पे भी छोड़ सकते हो, वैसे सिंप्लीफाई करना चाहिए। 2x माइनस y प्लस 2z माइनस 4 प्लस 1, माइनस 4 प्लस 1 हो गया माइनस 3, माइनस 3 माइनस 6 कितना हो, माइनस 9, माइनस 9 उधर चला गया, ये राइट साइड पे जाके हो गया 9। क्लियर, समझ में आया। ये तो पहला पार्ट हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपको दूसरा पार्ट में क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैसे निकलता है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालने के लिए आपको लेफ्ट साइड पे यूनिट वेक्टर चाहिए होता है, वेक्टर नहीं चाहिए होता, तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 3 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, आपके पास आया 2/3x माइनस 1/3y प्लस 2/3z इक्वल टू 3। तो ये राइट साइड पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मानते हो बेटा? और देखो, ये था दूसरा फॉर्म। तीसरा फॉर्म देखते हैं। थर्ड फॉर्म है 3 पॉइंट फॉर्म। 4 फॉर्म्स हैं, पहली थी मेन, बाकी सब डायरेक्ट वाली हैं, छोटी छोटी हैं, सब उसी पे बेस्ड है। 3 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है, ये कोई प्लेन है, आपको इस प्लेन पे 3 पॉइंट्स पता है। 3 पॉइंट्स पता है मतलब तीनों का पोजीशन वेक्टर मालूम है, 1 का, 2 का और 3 का पोजीशन वेक्टर मालूम है। इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया A, इसका B, इसका C, ठीक है। एक चौथा पॉइंट P मान लिया, जनरल पॉइंट, उसका मान लिया पोजीशन वेक्टर R। अब जरा बताओ, कोई भी पॉइंट पता हो तो मैंने बोला ऊपर वाली फॉर्म लग जाती है। मुझे यहां तो 1 नहीं 3 पॉइंट्स पता है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं वो पॉइंट ले सकता हूं A, उसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल a। इक्वेशन हो जाएगी R माइनस ए डॉट नॉर्मल इक्वल टू 0। मानते हो? A की जगह B ले लो, B की जगह C ले लो, चॉइस तुम्हारी है, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालोगे? नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, अगर 2 वेक्टर प्लेन के हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर देता है। तो नॉर्मल वेक्टर को मैं BA या AB क्रॉस AC लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है। AB क्रॉस AC, AB क्या है, प्लेन का वेक्टर, AC क्या है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, C पॉइंट है। AB प्लेन का वेक्टर है, AC प्लेन का वेक्टर है। 2 प्लेन के वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, इससे मेरे पास नॉर्मल निकल आएगा। सो ये इक्वेशन बनी R, ये AB क्रॉस AC को क्या लिख सकते हो, B माइनस A क्रॉस C माइनस A। पुट करो, इक्वेशन बनी R माइनस A डॉट B माइनस A क्रॉस C माइनस A इक्वल टू 0। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई। गंदा लग रहा है ना थोड़ा सा, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर्स का। ये कोर्स से हट गया है, जब कोर्स कंप्लीट कर दूंगा तब मैं कराऊंगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, अभी सिर्फ फॉर्म याद रख लो, प्रूविंग बाद में करा दूंगा। R पॉइंट जनरल पॉइंट है xi प्लस yj प्लस zk। A पॉइंट पता है x1i प्लस y1j प्लस z1k। B पॉइंट पता है x2i प्लस y2j प्लस z2k। C पॉइंट पता है x3i प्लस y3j प्लस z3k। अगर इनको मैं इसमें सब्सटीट्यूट करता हूं तो मेरे पास बनता है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, सबसे आसान रहेगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। कभी दिक्कत नहीं होगी, ये सबसे आसान फॉर्म है याद करना। 3 पॉइंट्स पता हो, डायरेक्ट लगा सकते हो। आपको फॉर्म नहीं याद करनी, अब मत करो, मैं बिना फॉर्म या बिना फॉर्म के भी ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। देखो इसका क्वेश्चन है, मैंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू A point 234, B point minus 351 and C point 4 minus 1 2। इन 3 पॉइंट से मेरे को सपोज ये फॉर्म नहीं पता, भाड़ में जाए फॉर्म। मुझे पॉइंट पता है, मुझे नॉर्मल निकालना पड़ेगा पहले। नॉर्मल वेक्टर क्या होगा,
ए बी क्रॉस ए सी। ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर क्या होगा, x2 माइनस x1 आई कैप माइनस 5 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप प्लस 2 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप माइनस 3 के कैप, क्रॉस ए सी वेक्टर ये हो गया 4 माइनस 2 2 आई कैप माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 जे कैप 2 माइनस 4 माइनस 2 के कैप। लिख सकता हूं बेटा, निकालो क्रॉस प्रोडक्ट करो, आई जे के माइनस 5 2 माइनस 3 2 माइनस 4 माइनस 2, ब्रैकेट खोलते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, आई कैप इंटू माइनस 4 माइनस ऑफ 12 माइनस जे कैप इंटू 10 माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस के कैप इंटू 20 माइनस 4। आंसर आया माइनस 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 16 के कैप। मानते हो बेटा, नॉर्मल वेक्टर आ गया। इक्वेशन क्या होगी, ए, ये एबीसी हो गए ना, तो डायरेक्शन रेशियोज कितने हुए, ध्यान से देखो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल कितने हुए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं 1 1 1 हो गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल 1 1 1 या माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। इक्वेशन क्या हो गई, ए एक्स माइनस x1, x1 कितना था 2 3 4 पॉइंट है, x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल टू 0। अब माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 भी लिखा होता फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि राइट साइड पे 0 है। सो ये आ गया x प्लस y प्लस z 4 5 6 7 8 9 इक्वल टू 9। ये इक्वेशन आ गई, खत्म। इजी लगा। इसी को डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूले से मतलब ए पॉइंट आपके पास है 2 3 4, बी पॉइंट आपके पास है माइनस 3 5 1, सी पॉइंट आपके पास है 4 माइनस 1 2। यही था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, डिटर्मिनेंट x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z1 कितना 4, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे सेम आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा। आ जाते हैं आखिरी फॉर्म पे, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। आज की चौथी फॉर्म, इसका नाम है इंटरसेप्ट। फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म नाम से ही क्लियर है, एक्स इंटरसेप्ट पता हो, वाई इंटरसेप्ट पता हो, यहां पे तीसरा भी हो जाएगा जेड इंटरसेप्ट। आपके पास ये प्लेन है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक प्लेन है, उसका एक पार्ट बनाया सिर्फ मैंने। एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, जेड इंटरसेप्ट सी है। मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। ओके, मैंने इसकी इक्वेशन मान ली। लेट इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू कैपिटल डी। मुझे नहीं पता ABCD क्या है, कोई बात नहीं। A0 0 पॉइंट हो गया, ये जहां से प्लेन पास कर रही है, ये पॉइंट हो गया 0 B0, ये पॉइंट हो गया 0 0 C, isn't it? अब दिस प्लेन satisfies A0 0, उससे पास कर रही है। पुट करो इक्वेशन में, A प्लस 0 इक्वल टू कैपिटल डी। मानते हो जी, एक्स वाई जेड की जगह A0 0 पुट कर दिया, तो कैपिटल ए की वैल्यू आ गई डी बाई ए। अच्छा जी, दिस प्लेन satisfies 0 B0। मानते हो, 0 B0 से भी पास कर रही है, तो 0 प्लस बी बी प्लस 0 इक्वल टू कैपिटल डी। तो यहां से कैपिटल बी आ गया डी बाई बी। अब सी पे आते हैं। दिस प्लेन
satisfies 0 0 c होगा, 0 0 c को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड की जगह 0 0 c डाल दो, सो 0 + 0 + सी सी इक्वल टू डी, तो कैपिटल सी कितना आ गया, डी बाई सी हुआ जी, डी बाई स्मॉल सी। ए बी सी तीनों आ गए, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो गई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, डी डी कट गया, इक्वेशन बनी x अपॉन x इंटरसेप्ट, y अपॉन y इंटरसेप्ट, z अपॉन z इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ये आ गई प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में करके दिखाता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका भी। आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन which cuts off intercepts 6 3 minus 4 from the axis, easy, x upon x intercept, y upon y intercept, z upon z intercept equal to 1। LCM ले लो, 12 LCM आ गया, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल टू 12, खत्म। इजी लगा बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। अब जरा एक चीज बीच में रह गई, ये ध्यान देना, ये जो 3 पॉइंट फॉर्म हमने की थी, इसमें ध्यान क्या रखना है, पॉइंट्स मस्ट बी नॉन कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो आप इक्वेशन निकाल ही नहीं सकते। क्यों? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ये 3 पॉइंट्स हैं, इसी लाइन पे 3 पॉइंट्स हैं, कोलिनियर है। इससे पास करती है तो कितनी भी प्लेन्स हो सकती है ना, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तब सिर्फ एक ही प्लेन पास करेगी। सो अगर सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो जिसमें आपको 3 पॉइंट्स दिया हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने को बोले, तो पहले चेक करोगे क्या वो कोलिनियर तो नहीं है। कोलिनियर कैसे चेक करोगे, ए बी के डी आर और बी सी के डी आर सेम नहीं होने चाहिए, या ए बी और ए सी के डी आर सेम नहीं होने चाहिए। अगर डी आर सेम है इसका मतलब वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स है मतलब आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, सबसे पहला काम चेक करोगे आप कि उसके डी आर सेम ना हो। ओके बेटा, आगे आ जाते हैं आज के होमवर्क पे। आई एम कंसिडरिंग कि आपने साथ साथ सारे क्वेश्चंस किए हैं, अगर नहीं किए तो रिपीट ईच फॉर्म, ये तो लिखनी है, सारी फॉर्म्स तो दोबारा लिखनी है, एंड रीडू ईच क्वेश्चन। डन टुडे। जब आप, मैंने 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर है, आप जब करोगे तो ये 2 से 2.5 घंटे खींचेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा एनसीईआरटी, पहले एग्जाम्पल नंबर 13 से 19। तीसरा काम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 8, ये अटेम्प्ट करने। इसकी लाइव क्लास में मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा जितने मैंने करा दिए उसके अलावा भी। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। ओके, थैंक यू वेरी मच।